नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। चर्चा करेंगे लोकसभा का मानसून सत्र कल समाप्त हो गया। बड़ा महत्वपूर्ण सत्र था। इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और सरकार ने अपना बचाव किया। इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आई थी कांग्रेस। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके पीछे विपक्ष की रणनीति थी, मुख्यतः कांग्रेस की, और जो आईएनडीआईए गठबंधन है उसकी भी सहमति थी। उद्देश्य था प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना। एनडीए नीति सरकार को कटघरे में खड़ा करके देश को ये बताना कि ये देश में शासन चलाने में, सरकार चलाने में विफल है। अब देखते हैं, बात करते हैं इस विषय पर कि विपक्ष ने इस पूरे मानसून सत्र में और अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या पाया और क्या खोया। विपक्ष का और केंद्र सरकार का, सत्ता पक्ष का घाटा नफा क्या है, तो सिलसिलेवार जो घटनाक्रम हुआ पहले उस पर नजर डालते हैं। 18 और 19 जुलाई की रात में एक वीडियो जारी हुआ, वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो था मणिपुर की एक घटना, जो घटना 4 मई की थी। बहुत ही विभत्स घटना थी, निंदनीय थी, जिसमें कुकी महिलाओं के साथ अत्याचार का दृश्य था। ये वीडियो 19 जुलाई को जब जारी हुआ और सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हुआ, तो देश में एक बहुत बड़ा आक्रोश का माहौल था। स्वाभाविक था, महिलाएं किसी भी समुदाय की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, उनके साथ अगर अत्याचार होगा तो लोगों में नाराजगी पनपनी भी चाहिए। लेकिन एक ये भी महज संयोग था कि ये वीडियो मानसून सत्र शुरू होने से मात्र एक दिन पहले सामने आया था, क्योंकि 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होना था, उससे एक दिन पहले आया। इस वीडियो के जारी होने के बाद तत्काल सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्तव्य दिया, लेकिन उन्होंने वक्तव्य संसद के बाहर दिया। बस यहीं से विपक्ष ने राजनीति शुरू की और विपक्ष को लगा कि ये एक मौका है। आईएनडीआईए के रणनीतिकारों ने और विशेषकर कांग्रेस ने इस पर मानसून सत्र में सरकार को घेरने का और कटघरे में खड़ा करने की रणनीति बनाई। विपक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर आकर बयान दें मणिपुर की घटना। प्रधानमंत्री बाहर बयान दे चुके थे। इस मुद्दे पर चर्चा की भी मांग उठी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीमित चर्चा करानी चाहती थी। विपक्ष की मांग थी सब कुछ काम रोककर, सारा काम निरस्त करके मणिपुर पर चर्चा हो। ये गतिरोध लगातार बना रहा और संसद की कार्रवाई भी ठप हो गई। हालांकि केंद्र सरकार ने इस हंगामे के बीच में ही अपने बहुत सारे विधायी काम निपटा लिए। लेकिन जब विपक्ष को ये लगा, विशेषकर कांग्रेस को, कि प्रधानमंत्री ऐसे संसद में आके बयान मणिपुर पर नहीं देते, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की रणनीति बनाई गई। क्योंकि ये नियम है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना अनिवार्य होता है। तो उन्होंने लगा कि प्रधानमंत्री को इस तरह से जवाब देने के लिए हम बाध्य कर देंगे और देश के सामने हम इन्हें बेनकाब कर देंगे। इस रणनीति पर कांग्रेस ने काम किया।
अविश्वास प्रस्ताव आ गया। गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इस पर बहस हुई, लेकिन विपक्ष पूरे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रभावी ढंग से अपनी बात नहीं रख सका। राहुल गांधी ने इस पर भाषण दिया, क्योंकि राहुल गांधी जिस दिन बोले उससे एक दिन पहले ही उनकी संसद की सदस्यता बहाल हुई थी। वे आए और उन्होंने जो भाषण दिया उसने पूरे अभियान की हवा निकाली। बजाय इसके कि कांग्रेस को और विपक्ष को कुछ लाभ होता, उन्होंने जो भाषण दिया उसमें खुद ही वो कटघरे में खड़े हो गए। कांग्रेस ही कटघरे में खड़ी हो गई, राहुल गांधी भी। जो उनकी शब्दावली थी, जो उनके भाषण की विषय वस्तु थी, वो प्रासंगिक नहीं थी और मर्यादित भी नहीं थी। उन्होंने जिस तरह से बोला, भारत माता की हत्या हो गई, माँ की हत्या हो गई, हिंदुस्तान की हत्या हो गई, देशद्रोही बोल दिया, रावण की संज्ञा दे दी। ये अलग बात है कि आपको नरेंद्र मोदी से नाराजगी हो सकती है, स्वाभाविक है, आप नरेंद्र मोदी से नाराज हैं, लेकिन आलोचना मुद्दों पर होनी चाहिए। वो मणिपुर की घटना को सिलसिलेवार और ढंग से उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा नहीं कर पाए, जो कि उन्हें करनी चाहिए थी। जब मणिपुर पर चर्चा थी, जब अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर की घटना को मद्देनजर ही लाया गया था, तो पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति की चर्चा होनी चाहिए थी, उसके इतिहास की भी चर्चा होनी चाहिए, क्या परिस्थितियां रही होनी चाहिए थी। कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए था राहुल गांधी को कि उनकी सरकारों ने, उनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने, प्रधानमंत्रियों ने क्या किया जो कांग्रेस के समय के थे, या केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन वो उन पर फोकस नहीं कर पाए, केंद्रित नहीं कर पाए, और केवल निजी आक्रोश व्यक्त करने में और प्रधानमंत्री से खुद की तुलना करने में कि मैं गया, प्रधानमंत्री नहीं गए, मतलब अगर वो गए तो प्रधानमंत्री को फिर जाना ही चाहिए क्योंकि राहुल गांधी चले गए। तो उनका पूरा भाषण इन्हीं चर्चाओं में, और वो ये बात भी भूल गए कि भाषण का पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, पूरा देश देख रहा था। देश के सामने क्या छवि उनकी बनी, क्या एक बार फिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि अभी उनके अंदर राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, जबकि इन लोकसभा चुनाव से पहले का ये भाषण था। कुछ दिन बाद लोकसभा चुनाव होंगे, 8-9 महीने बाद। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी का नुकसान कर लिया, विपक्ष का नुकसान कर लिया। अच्छा होता कि कोई ऐसा नेता पूरे सिलसिलेवार घटनाक्रम, विपक्ष के अन्य जो घटक दल हैं उनकी तरफ से भी कोई प्रभावी भाषण इस पर नहीं। एक तरह से INDIA ने अपनी छवि पर ही बट्टा लगाया। अब जवाब देना था प्रधानमंत्री को, तो उससे पहले जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, बहस का जवाब दिया। अमित शाह ने इस पूरे घटनाक्रम पर और अविश्वास प्रस्ताव पर और मणिपुर की घटनाओं पर जो सिलसिलेवार ऐतिहासिक तथ्य रखे और जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उससे कांग्रेस और विपक्ष बेनकाब। उन्होंने पूरा इतिहास मणिपुर का, पूर्वोत्तर का इतिहास सामने रखा। उन्होंने बताया कि 1993 में दंगे हुए थे, उसमें 700 लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिंह राव थे। PV नरसिंह राव किसकी सरकार के प्रधानमंत्री थे? कांग्रेस की सरकार के थे। इसके अलावा उन्होंने और तमाम घटनाक्रम जो HD देवगौड़ा की सरकार में हुए, इंदु कुमार गुजराल की सरकार में हुए, या उससे पहले कि जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, नेहरू जी की सरकार थी, उस समय के घटनाक्रम का जिक्र किया। और इतना ही नहीं, अमित शाह ने पूरे देश में हुए दंगों की एक तस्वीर प्रस्तुत कर दी जो पिछले कांग्रेस के सरकारों के समय हुए थे।
उसमें उन्होंने भागलपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, अलीगढ़ और महाराष्ट्र, हैदराबाद, तमाम जगह की घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया और ये बताया कि कहाँ कितने लोग मारे गए। कांग्रेस के शासन व्यवस्था की और उनकी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। अमित शाह का भाषण निसंदेह तथ्यात्मक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट भाषण। उन्होंने पूरे सच्चाई के साथ और ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ अपना भाषण दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री बोले अगले दिन। प्रधानमंत्री ने काफी लंबे समय उनका भाषण चला, लगभग 2 घंटा उनका भाषण चला होगा। उन्होंने शुरुआत में मणिपुर का कोई जिक्र नहीं किया, अन्य विषयों पर बोलते रहे, कांग्रेस को और पूरे इंडिया गठबंधन को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, लेकिन अंत में वो भी मणिपुर पर बोले और उन्होंने भी कांग्रेस और विपक्ष के जो कमजोरियां थी और जो उनकी लापरवाहियां थी उनकी सरकारों में, उनको उजागर। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे और मणिपुर पर बोलने की जब बारी आई थी तो कांग्रेस के सांसद लोकसभा से बहिर्गमन कर रहे, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पर बहिर्गमन का कोई नियम नहीं होता और जो लेके आया है अविश्वास प्रस्ताव वही बहिर्गमन कर रहा है। तो भाषण पर जब आप बोलेंगे, जब आपने प्रधानमंत्री को तमाम बातें सुनाई तो आप सुनने का भी मात्रा रखिए। जब सुनने का नंबर आया तो बाहर चले गए और बहिर्गमन कर गए। प्रधानमंत्री के जवाब का बहिर्गमन ये तो पहली बार हुआ। इससे भी इनकी छवि खराब हुई कि जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, आपको पूरा मौका मिला बोलने का, आपके नेता ने भाषण दिया, तो आप जवाब भी सुनिए, लेकिन जवाब सुनने की इच्छा शक्ति नहीं थी, चले गए बाहर और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो इस पूरे घटनाक्रम, कल मानसून सत्र का समापन हो गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने देश के सामने एक तस्वीर प्रस्तुत कर दी कि पक्ष और विपक्ष ने क्या खोया क्या पाया। अगर उसे तराजू पर तोले और तुलनात्मक ढंग से देखें तो विपक्ष ने खोया ही खोया है, कुछ पाया नहीं। हाँ, पा सकते थे अगर संयमित मणिपुर के भाषण पर चर्चा करें। मणिपुर पर शुरू से ही जब घटनाक्रम सामने आया और संसद का सत्र शुरू हुआ तो बहस में भाग लेते, उनके सांसद भाग लेते, लेकिन वो बहस तो होने ही नहीं दी उन्होंने, सीधे अविश्वास प्रस्ताव लाए। और जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो जो घटनाक्रम हुआ उसको जिस तरह से अमित शाह ने लोकसभा में समझाया, स्थिति स्पष्ट की कि घटनाक्रम क्यों घटित हुआ। 29 अप्रैल के उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र किया कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद वहां ये घटनाक्रम शुरू हुआ। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जो आदेश आया उसके बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा हुआ, दोनों जातियों के बीच, कुकी और मैतेई के बीच। तो ये पूरा घटनाक्रम फिर उन्होंने सिलसिलेवार बताया। इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि दोषी कौन है। इसमें परिस्थिति जन्य दंगा था, इसके लिए कोई ना सरकार दोषी थी ना पार्टी दोषी थी। कुछ जो म्यांमार से घुसपैठ हुई उन घुसपैठियों का हाथ था इसमें, ये भी उन्होंने बताया। तो विपक्ष ने और कांग्रेस ने एनडीए को, केंद्र सरकार को तो एक मौका दे दिया कि वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से देश के सामने रख पाए और देश को ये बता पाए कि मणिपुर का घटनाक्रम ये कोई नियोजित घटनाक्रम नहीं था, ये परिस्थिति जन्य था। एक आदेश के बाद जो निर्णय हुए उससे लोगों में आक्रोश भड़का और ये दंगा। तो कुल मिलाकर विपक्ष ने कुछ भी हासिल नहीं किया और जो आने वाले समय में अब
एनडीए और आईएनडीआईए के बीच जो चलेगा मुकाबला और जो चुनाव प्रचार चलेगा, उसमें ये बात तो सही है कि ये मुद्दा छाया रहेगा, जगह जगह कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी तय कर लिया है कि वो नेहरू जी के शासनकाल से लेकर अब तक की सारी खामियों को उजागर करेंगे और लोकसभा चुनाव जब होंगे 2024 के, तब तक देखते हैं क्या माहौल बनता है। अभी तो नहीं लगता कि विपक्ष कुछ हासिल कर पा रहा है, और जो ये भाषण है लोकसभा का, इसके बाद तो जो आईएनडीआईए की अगली बैठक होगी मुंबई में, तो उसमें इस पर भी चर्चा हो सकती है कि क्या राहुल के ऐसे भाषण के बाद आईएनडीआईए एनडीए का मुकाबला कर पाएगा। हो सकता है इस गठबंधन पर ही संकट के बादल आ जाए। समय संवाद में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।